एग्जिस्टेंस थ्योरम बच्चे आपको क्या कह रही है? एग्जिस्टेंस थ्योरम इज सेइंग दैट देयर एग्जिस्ट a basis B for each finite dimensional vector space। कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का क्या मतलब था? ये देखो, अब इसी की सेकंड स्टेटमेंट क्या बनती है? सेकंड स्टेटमेंट बनती है इफ S is a subset of a finitely if S is a subset of a finitely generated vector space V over F such that L of S is equal to V, then there exists a basis B of V which is a subset of S, which is a subset of S। There exists a basis V of V which is a subset of S। अब इन दो स्टेटमेंट्स में क्या सिमिलैरिटी है बच्चे? पहली स्टेटमेंट भी आ सकती है, स्टेट एंड प्रूव भी आ सकता है। पहली स्टेटमेंट आ जाए, दूसरी स्टेटमेंट आ जाए। दीज आर द स्टेटमेंट्स फॉर एग्जिस्टेंस थ्योरम। अगर पहली स्टेटमेंट आती है तो वहां पर ईच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वर्ड अपने आप में बोलता है कि ये वेक्टर स्पेस फाइनाइटली जनरेटेड है, मतलब दिस वेक्टर स्पेस हैज अ फाइनाइट सबसेट विच इज जनरेटिंग योर वेक्टर स्पेस। और सेकंड स्टेटमेंट में वही सबसेट को उसने मेंशन किया है। वो बोलता है कि एक एस सबसेट है किसका? फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस का। एक वेक्टर स्पेस है, फाइनाइटली जनरेट हो रही है, और उसने बोल दिया कि जो सबसेट वो मेंशन कर रहा है वो उसी से जनरेट हो रही है। ठीक है ना? तो दिस सेट इज फाइनाइट सेट जो आपकी वेक्टर स्पेस को क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है। तो वो बोलता है कि देयर एग्जिस्ट अ बेसिस बी ऑफ वी विच इज अ सबसेट ऑफ एस। अब एक चीज आप ये ध्यान से देखो, वो सबसेट ऑफ एस क्यों लिख रहा है? उसने कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बोला, कोई इम्प्रॉपर नहीं बोला, उसने सबसेट बोला है। ठीक है? तो जो ये बी है, ये जो बी है वो बोलता है कि वो एस का सबसेट है। क्या पता वो बी एस सी हो। अगर वो बी एस हो गया मतलब एस क्या बन रहा है? बेसिस। अब अगर एस बेसिस है तो दैट मीन्स एस शुड बी इंडिपेंडेंट एंड एस शुड बी जनरेटिंग योर वेक्टर स्पेस। ये तो गिवन ही है। ठीक है? एक सेट आपके पास पहले से गिवन है जो वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है। अगर वो खुद इंडिपेंडेंट हो गया तो वही बेसिस बन जाएगा। अगर वही सेट इंडिपेंडेंट हो गया तो वही क्या बन जाएगा? बेसिस। ठीक है? तो वो केस क्या बनता है? व्हेन बी और एस क्या हो गए? इक्वल। अदरवाइज ये जो सेट है अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसके पास ऑप्शन है सिर्फ डिपेंडेंट होने का। इसके पास ऑप्शन है सिर्फ डिपेंडेंट होने का। तो अगर इसमें सपोज करो 4 एलिमेंट थे, पहला ऑप्शन तो बच्चे मैं आपको बता चुकी हूं। ये सपोज करो मुझे एस दिया हुआ है, ठीक है? ये आपकी वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है, और अगर ये खुद इंडिपेंडेंट हो गया तो यही सेट बेसिस बन जाएगा। तो देयर एग्जिस्ट अ बेसिस बी ऑफ वी, तो थ्योरम इज डन। लेकिन अगर ये सेट इंडिपेंडेंट नहीं है तो सेकंड ऑप्शन क्या है? क्लियरली कि ये सेट डिपेंडेंट है। और अगर सेट डिपेंडेंट होता है तो इसका मतलब इस सेट में कोई ना कोई एलिमेंट होगा जो दूसरों के कॉम्बिनेशन में लिखा गया होगा। ठीक है? तो हम बच्चे क्या करेंगे? अब ये नहीं है जरूरी कि क्या पता मैम एक की बजाय दो हो सकते हैं दो हो। मैंने बारी बारी वो एलिमेंट उठाना है, मैंने एक एक करके वो एलिमेंट उठाना है। सपोज कि x4 बाकियों के कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा था, ठीक है? S4 बाकियों के कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा था, तो मैं क्या करूंगी? मैं इस सेट में से x4 को निकाल दूंगी, एक नया सेट बनाऊंगी। ठीक है? मैं इस सेट में से x4 को निकाल दूंगी। अब वो निकालने का प्रोसेस क्या है वो हम थ्योरम में ऑब्वियसली करेंगे। ठीक है? वो एक पूरी स्टेटमेंट्स लिखेंगे, बस आप एक तरह से इसको आइडिया लो कि हम कैसे बेसिस बनाना चाह रहे हैं। ठीक है? जो एलिमेंट डिपेंड कर रहा है उस एलिमेंट को निकाल दो, एक नया सेट बन गया ये वाला, इसका नाम हो गया S1।
अब अगर ये सेट इंडिपेंडेंट है तो ये बेसिस बन जाएगा, अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसमें दोबारा से कोई ना कोई एलिमेंट होगा जो आपके सेट को डिपेंडेंट बना रहा है, फिर उसको निकाल दो, फिर एक नया सेट आ गया। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये बेसिस है, नहीं तो दोबारा से इसमें से एलिमेंट निकाल दो। तो एट लास्ट बच्चे, एट लास्ट आप एक सिंगलटन सेट पे जरूर पहुंचोगे, एट लास्ट आप एक सिंगलटन सेट पे जरूर पहुंचोगे, और सिंगलटन सेट आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, तो वो अपने आप क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा। तो ये पूरी थ्योरम में करना यही है, हम लोग सेट लेके चल रहे हैं जो सेट दिया हुआ है, ठीक है। इंडिपेंडेंट है तो ठीक है, नहीं है तो एलिमेंट निकाल दो, सेट बन गया। वो इंडिपेंडेंट है तो ठीक है, नहीं तो फिर से एलिमेंट निकाल दो, ठीक है, और वो आपके पास क्या बन जाएगा, फिर से बेसिस बन जाएगा। तो एट लास्ट वी विल get a singleton set which will clearly be your basis, क्योंकि सिंगलटन नॉन जीरो वेक्टर वाला सेट हमेशा इंडिपेंडेंट होता ही होता है। फाइन, लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। थ्योरम में क्या क्या गिवन है, गिवन है V is a finite dimensional vector space, V is a finite dimensional vector space over F. Let S, S बच्चे मैं सेट का नाम दे देती हूँ x1 x2 up till xn. Let S be a subset of V such that ये जो S है ये आपके V को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, ठीक है। ये आपके पास जो सेट है ये आपके V को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। फाइन, तो ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो मैंने आपको पीछे भी बोला कि एट लास्ट आपके पास सिंगलटन सेट, सिंगलटन एलिमेंट बचेगा, सिंगलटन सेट बचेगा। अब वो नॉन जीरो है, वो क्या पता वो नॉन जीरो है कि नहीं है, तो इसके लिए विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी में अज्यूम, यहां पर आप ये लाइन मेंशन करोगे, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी में अज्यूम दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ एस आर नॉन जीरो, ठीक है। हम नॉन जीरो क्यों मान के चल रहे हैं, ठीक है, क्यों मान रहे हैं बच्चे, बिकॉज if 0 is there then we can remove 0 vector and the set is still the generating set, set is still the generating set। अगर बच्चे उसमें कोई 0 वेक्टर है भी है तो वो 0 वेक्टर को अगर आप निकाल दोगे तो कोई हार्म नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 वेक्टर ने बच्चे जनरेट करने में कोई खास योगदान नहीं देना, 0 वेक्टर ने तो 0 वेक्टर ही लेना है ना, तो उसको हटा दो, हटा दोगे तो सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो स्टिल एक जनरेटिंग सेट है, ठीक है। सपोज करो ये एलिमेंट्स थे 1 0 0 1 और एक मैंने 0 0 डाल दिया, क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं 0 0 को निकाल भी दूंगी, तो 0 0 को निकाल भी दोगे तो ये दोनों वेक्टर्स के स्केलर्स नहीं तो काम करना है, इसके साथ कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई कर रहा हो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ठीक है। तो आपने ऊपर मेंशन कर देना वी आर अज्यूमिंग कि जो हमने ऊपर वेक्टर्स लिए हैं वो सब क्या है, नॉन जीरो है। अदरवाइज अगर कोई जीरो है भी है तो वी विल रिमूव दैट जीरो फ्रॉम द सेट एंड द न्यू सेट इज स्टिल द जनरेटिंग सेट। ओके, अब हम इस एस के ऊपर बात करेंगे बच्चे। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूं, इफ एस इज लीनियर इंडिपेंडेंट then S is itself a basis of V over F and theorem is proved। S लीनियर इंडिपेंडेंट है, जनरेटिंग भी है, तो थ्योरम आपकी खत्म, कि आपको एक बेसिस बना जनरेट करना था, बेसिस बनाकर दिखाना था, बेसिस की एग्जिस्टेंस बतानी थी, ठीक है, वो आपकी यहां पर हो गई। फाइन, तो एस इज लीनियर इंडिपेंडेंट, फाइन, ये हो गया। अगला केस है हमारे पास इफ एस इज लीनियर डिपेंडेंट, अगर जो सेट हमें दिया हुआ है तो वो डिपेंडेंट है तो हम उसकी बात करेंगे।
अगर वो डिपेंडेंट है तो उसमें से हमने वो वाला एलिमेंट निकालना है जो एक्चुअली में डिपेंडेंसी दे रहा है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लगा देते हैं, इफ एस इज लीनियर इंडिपेंडेंट देन देयर एग्जिस्ट some vector xk, there exists some vector xk belonging to S such that xk can be written as linear combination of its preceding elements. ये हमने कल थ्योरम का रिजल्ट किया था। इक्वेशन नंबर 2 फॉर अल्फा i belonging to f i lying between 1 to k minus 1। ये रिजल्ट बच्चे, पहले मैंने ये वाला रिजल्ट क्यों लगाया ये आपको आगे पता लग जाएगा, क्योंकि मैंने एक वेक्टर निकालना है ना S में से, तो मैंने एक वेक्टर x के अज्यूम कर लिया जो बाकियों के कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। अब मैं आगे ये डेफिनेशन को यूज करूंगी। नाउ L ऑफ S इज इक्वल टू V। L ऑफ S इज इक्वल टू V का मतलब एनी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ V can be expressed as linear combination of elements of S, ठीक है। तो इसके लिए बच्चे मैंने एक एलिमेंट V का लिया, देन देयर एग्जिस्ट स्केलर्स बीटा 1 बीटा 2 up till beta n belonging to F such that X is written as linear combination of these elements। यहाँ पे मैं बीच में वो एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। ये चीज, अब आप बच्चे पता क्या कर सकते हो, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप क्या करो, आप पहले बस ये सोच लो, ये वाला पॉइंट बाद में मेंशन कर दो। अब आपको ये सोचना है कि S डिपेंडेंट है तो मैं उसका क्या करूं, ठीक है। अगर S डिपेंडेंट है तो मुझे उसमें से एक एलिमेंट निकालना था, तो उसके लिए बच्चे जो गिवन है उसको यूज करो। गिवन था ये कि L ऑफ S इज इक्वल टू V, तो V का एक एलिमेंट लो, उसे S के कॉम्बिनेशन में लिख के दिखा दो। अब वहां से आपने एक एलिमेंट निकाल देना है। अब वो एलिमेंट एक निकालना है तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू भरनी पड़ेगी ना, तो वो वैल्यू कहाँ से आएगी, वैल्यू आएगी इस डेफिनेशन में से। अभी जो मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है उसमें xk है, ठीक है। वो xk की वैल्यू बच्चे आप ये इक्वेशन नंबर 2 वाली फिल कर दोगे तो आपके पास एक नया कॉम्बिनेशन बनेगा जिसमें xk नहीं होगा, ठीक है। तो वहां से आपको ये पता लग जाएगा कि एक v का एलिमेंट था जो नए एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर देना ये चीज। यहाँ पे अब हम xk की वैल्यू को क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू बीटा 1 x1 बीटा 2 x2 बीटा k माइनस 1 xk माइनस 1 बीटा के xk की वैल्यू बच्चे भर दो, अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 अल्फा k माइनस 1 xk माइनस 1 तक की है वैल्यू, ठीक है, प्लस बीटा k प्लस 1 xk प्लस 1 एंड सो ऑन टिल बीटा n xn। सारे बच्चे x1 कंबाइन कर लो। x1 के लिए आ रहा है, एक आ रहा है ये बीटा 1 और एक आ रहा है ये प्लस बीटा के अल्फा 1, ये हो गया x1। नेक्स्ट इज x2 के लिए बीटा 2 बीटा के अल्फा 2 x2 बीटा k माइनस 1 बीटा k एंड अल्फा k माइनस 1। एक्स के माइनस 1 तक कॉमन निकलेगा बच्चे, बाकी सारे एज इट इज, प्लस बीटा k प्लस 1 एक्स के प्लस 1 एंड सो ऑन। अब ये आपको लाइन क्या बता रही है कि एक एलिमेंट था x v का, वो नए सेट के कॉम्बिनेशन में लिखा गया जहां पर xk नहीं है। xk वो एलिमेंट था जो डिपेंडेंसी दे रहा था, ठीक है, तो मैंने उसको रिमूव कर दिया। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज x बिलोंगिंग टू v इज
written as linear combination of elements of, एक नया सेट बन गया, मैं उसका नाम S1 दे देती हूँ, X1 X2, जिसमें XK नहीं है बच्चे, ये चीज, दैट इज आपका V S1 से भी जनरेट हो रहा है, आपका V S1 से भी जनरेट हो रहा है। तो मेरा स्टेप क्या हो गया, जो एक S था, जो उसमें एलिमेंट डिपेंडेंट था, वो मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे एक नया सेट मिल गया S1। अब ये S1 पे फिर कंडीशन आ गई, अगर ये S1 इज इंडिपेंडेंट, then S1 will form the basis. S1 will form the basis of V over F and we are through. अगर S1 डिपेंडेंट है, if S1 is dependent, यहां पे मैं लिख देती हूं such that S contains S1, ठीक है। अगर बच्चे S1 डिपेंडेंट है तो we repeat the above process. If S1 is dependent, we repeat the above process to get a new set S2 such that S contains S1, S1 contains S2. Continuing so on, we get S containing S1 containing S2 containing so on sets, ठीक है, such that each SI generates V. Each SI generates V. S1 के बाद S2 आएगा, S2 में से कोई XK -1 निकाल दो या XK +1 निकाल दो, फिर S3 बन जाएगा, S4 बन जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। एंड वी गो ऑन रिपीट द प्रोसेस एट द मोस्ट। अब लास्ट में आप क्या लिखोगे, एट द मोस्ट by repeating the above process, at the most by repeating above process, हम लोग एक लास्ट सिंगल सेट पे जरूर आएंगे। we will be left with a subset having a single non-zero vector, having a single non-zero vector, and we know singleton non-zero subset is always linear independent. जो सिंगलटन नॉन जीरो सबसेट होगा बच्चे, वो आपके पास क्या हमेशा क्या होता है, इंडिपेंडेंट। यहीं पे लिख सकते हो, विद अ सबसेट हैविंग अ सिंगल नॉन जीरो वेक्टर विच जनरेट्स V। एवरी टाइम सेट तो जनरेट कर ही रहा है ना, तो सिंगलटन वाला भी क्या करेगा, जनरेट करेगा। और सिंगलटन नॉन जीरो सबसेट हमेशा क्या होता है, इंडिपेंडेंट, हमेशा वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। Thus we arrive at a linear independent subset of V which generates V and hence forms the basis, and hence forms the basis of V। तो इसका मतलब कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, उसके पास एक बेसिस पक्का क्या करता है, एग्जिस्ट करता ही करता है, ठीक है। कोई भी लीनियर जनरेटिंग सेट आपके पास दिया होगा, आप उससे हमेशा एक लीनियर इंडिपेंडेंट सेट तक तो जरूर पहुंचोगे ही पहुंचोगे, वो पहुंचोगे, सिंगलटन नॉन जीरो सेट तक पहुंचोगे एंड यू विल फॉर्म अ बेसिस। सो दिस प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ बेसिस फॉर अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। आपके पास वो हमेशा एग्जिस्ट करती ही करती, ठीक है जी।